हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 27 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके फॉर्म अभी 10 मई से भरे जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं 10 मई के बाद से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। उसकी वजह यही है कि जो अभी एमपी सेट का भी रिजल्ट आना बाकी है, उसका रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो 10 मई से आप अपने फॉर्म भर दीजिएगा। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट विजिट कर लीजिए myupsc.in, या सबसे इजी प्रोसेस है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगले 2 दिन के लिए इसमें 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है, तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, और फिर अभी आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। अभी जैसे हम आज का जो टेस्ट है वो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे है। इससे पहला जो टेस्ट था वो भी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे था। अभी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे एक फुल लेंथ टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें जो 5 पॉइंट दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, उन पे पूरे 5 पॉइंट पे बेस्ड एक सेपरेट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो टेस्ट था वो भी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पे था। उसमें हमने कवर किए थे ज्योग्राफिकल लोकेशन, और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, माउंटेन और क्लाइमेट, यही उसमें कवर किया था हमने। अब आज का जो टेस्ट है उसका अगला जो पार्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, लिटरेसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, जनसंख्या आकार वृद्धि, साक्षरता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन पे बेस्ड है। तो आपको ये बताने के पीछे मकसद यही है कि आपको हर छोटे टॉपिक पे भी यहाँ पूरा टेस्ट करवाया जा रहा है और फुल लेंथ टेस्ट करवा रहे हैं। उसमें तो ज्योग्राफी कवर कर ही रहे हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी पे सेपरेट टेस्ट, और ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे टॉपिक है उन पे भी आपको सेपरेट टेस्ट। और यही प्रोसेस ना सिर्फ ज्योग्राफी में, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आईसीटी, सभी में आपको, करंट अफेयर सभी में इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करवाए जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ से इजीली मिनिमम है 40+ आपका यहाँ से मिनिमम, और रिवीजन भी हम आपको यहाँ से करवाएंगे। तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 50% का इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ये होता था। अब सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, और जो बजट आया है वो 2026-27 का, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग सोयाबीन उत्पादन में इस बार महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है और मध्य प्रदेश अब 2nd नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया। जबकि अगर मध्य प्रदेश का जो ऑयल सीड है तिलहन, इसमें दूसरे नंबर पे है, और जो दलहन है उसमें अभी शीर्ष स्थान पे है मध्य प्रदेश। सोयाबीन में अब मध्य प्रदेश एज पर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 जो लेटेस्ट है, दूसरे नंबर पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है? कमर्शियल क्रॉप कौन सी है मध्य प्रदेश की? इंपॉर्टेंट प्रमुख कमर्शियल क्रॉप पूछा है। प्रमुख अगर जो नकदी व्यावसायिक फसल कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो ये कपास है, और काली मिट्टी की वजह से, काली मिट्टी में इसका काफी उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कपास काली मिट्टी में के लिए फेमस है, इसका काली मिट्टी में काफी उत्पादन होता है। तो कपास एक कमर्शियल क्रॉप है। चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? चिन्नौर चावल है मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला था। चिन्नौर चावल ये मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। अब ये किस जिले से संबंधित है? इसकी खासियत होती है, इसकी एक स्पेशल सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, और ये बालाघाट का है चिन्नौर चावल, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। हमारे एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही आते हैं, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज वाले में, और हम प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाते हैं। मध्य प्रदेश में सफेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड का क्षेत्र किसे कहा जाता है?
व्हाइट गोल्ड कपास को कहते हैं, और कपास का जो उत्पादन है मेनली खरगोन, खंडवा, ये जो एरिया है यहाँ पे काफी होता है। कपास का अत्यधिक उत्पादन की वजह से इसको, इस क्षेत्र को ये नाम मिला हुआ है। खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी, बुरहानपुर यहाँ पे भी होता है, लेकिन मेनली निमाड़ का जो क्षेत्र है वो व्हाइट गोल्ड मतलब कपास के लिए फेमस है। निमाड़ की जो जलवायु है और जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए काफी उत्तम मानी जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इनमें से प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। राज्य में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके एक बड़े भाग पे गेहूं की खेती की जाती है। और कई बार पूछ लिया जाता है गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है, तो जो मालवा रीजन है, मालवा क्षेत्र, उसको गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। हर टॉपिक पे उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे उस टॉपिक से रिलेटेड बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है वो भी उसी टाइम कवर कर लेते हैं। तो ये भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर्स में जो यूजफुल है वो भी हम साथ के साथ ही कवर कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस सिंचाई साधन का उपयोग होता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है? तो कुल सिंचित जो क्षेत्र है, जो टोटल इरिगेशन एरिया है, उसका 60% से ज्यादा, लगभग 65-66% यहाँ पे नलकूप जो ट्यूबवेल हैं उनके द्वारा होता है। कुएं, नल, ट्यूबवेल, इनके द्वारा होता है सबसे ज्यादा, लगभग 65-66%। अगर नहरों की बात करें तो नहरों से यहाँ पे लगभग 18-19% के आसपास नहरों से की जाती है। इसके अलावा जो अन्य साधन है उनसे भी लगभग 14%, अदर जो साधन है उनसे की जाती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अब सबसे ज्यादा तो जो ट्यूबवेल हैं उनसे होती है, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होती है? तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर और उज्जैन डिवीजन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उज्जैन एंड इंदौर डिस्ट्रिक्ट्स, इंदौर और जो उज्जैन डिवीजन है उस क्षेत्र में यहाँ पे भूमिगत जल स्तर की उपलब्धता और कृषि के जो एक मॉडर्नाइजेशन हुआ है यहाँ पे, इस कारण नलकूपों के माध्यम से यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और ये क्षेत्र है मालवा का पठार कहें और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई की जाती है। और अगर पर्टिकुलर जिले का पूछ लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है उसमें इंदौर यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह नलकूप हैं, इनसे सिंचाई होती है। मालवा रीजन में तो इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, ये कई जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश की जो पहली नहर है ये बेनगंगा नहर है, राज्य की पहली नहर मानी जाती है इसको, बेनगंगा नदी पे है, और ये इसका निर्माण किया गया था 1923 में, 1923 में। और ये कहां पे है? बालाघाट जिले में है। तवा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तवा सिंचाई परियोजना ये नर्मदापुरम में है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था, अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। तवा नदी पे है ये, तवा नदी, तवा बांध, नर्मदापुरम। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? दोनों राज्यों की ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये 52 थड़ी परियोजना है, 52 थड़ी परियोजना, और कई बार इसको आपको राजीव सागर परियोजना भी इसको कहा जाता है। 52 थड़ी परियोजना को ही राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है। 20 का करेक्ट आंसर है। सम्राट, देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कई बार एक और कई बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना है, ये विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पे है। हलाली परियोजना का नाम बदलकर ही इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना किया गया है इसका नाम। और बेतवा नदी की जो सहायक नदी है हलाली रिवर, हलाली नदी पे है, ये विदिशा और रायसेन जिले की सीमा पे हलाली नदी, जो कि बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसी पे है। राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राजघाट बांध परियोजना, राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है और ये एक इंटर स्टेट परियोजना है और इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। राजघाट बांध परियोजना, इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं और ये बेतवा नदी पे है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी पे है, खंडवा में। इंदिरा सागर परियोजना ये पुनासा बांध पे है, पुनासा बांध जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा डैम, खंडवा और नर्मदा रिवर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र पूछा हमसे यहाँ पे, तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी। जो मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, और ये 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। 1953 में बुरहानपुर जिले में है ये, नेपानगर में, जो अखबारी कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति देने के लिए यहाँ पे चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। नेपानगर, बुरहानपुर, 1953। विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये सिंगरौली जिले के बेडन में है। सिंगरौली जिले के बेडन में स्थित है ये, और इसकी स्थापना की गई थी जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन, जो अभी रसिया है, इसकी मदद से, सोवियत यूनियन हुआ करता था पहले, अभी रूस है, इसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। जिन साथियों ने शुरू में स्किप कर दिया हो तो उनकी जानकारी के लिए अभी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए 50% का डिस्काउंट अगले 2 दिन के लिए और अवेलेबल है, फिर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है ये बीरसिंहपुर में है, बीरसिंहपुर, और बीरसिंहपुर किस में आता है? उमरिया जिले में है, ये ध्यान रखना है हमें। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर में है, जो उमरिया जिले में है। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है ये मूंदी करके एक जगह है, मूंदी, मूंदी, इस स्थान पर स्थापित की गई थी, जो निमाड़ क्षेत्र में आता है। ये मूंदी किस में आता है? निमाड़ क्षेत्र में, और ये खंडवा जिले में है मूंदी। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, अब देखिए यहाँ तो आपको इंडिविजुअल ये चाहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, उनका सेपरेट करवाया जा रहा है। हम जब फुल लेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इन सबका एक मिक्स क्वेश्चन बना देते हैं मैचिंग वाला, तो उस मैचिंग वाले क्वेश्चन से आपका फिर रिवीजन हो जाता है यहाँ से, और कोई कुछ बाकी रह जाता है तो उसको भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस और रिवीजन भी साथ में हो रहा है। फिर जब आपके एग्जाम में 1 महीना बाकी रहेगा तो सेपरेट रिवीजन टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है ये चचाई नाम की जगह है, वहां पे है, और चचाई आता है अनूपपुर में। अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की गई है, जिसकी क्षमता 2025-26 के सर्वेक्षण में इसकी जिक्र किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रमुखता से इसका उल्लेख किया है। जो भी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया है इसका काफी उल्लेख किया गया है इस प्रोजेक्ट का। ये
नर्मदा नदी पे है ओंकारेश्वर, खंडवा जिले में। ये ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है और इसका अभी इकोनॉमिक सर्वे में काफी कई जगह जिक्र है। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश का जो पहला सोलर पावर पार्क है ये राजगढ़ में स्थापित किया गया था। राजगढ़ में सोलर पार्क पहला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी है, जहां सर्वाधिक उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है या फिर जो उसका प्रोडक्शन है, ये रतलाम जिले में है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा रतलाम। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? देवास आता है विंड एनर्जी में दूसरे नंबर पे उत्पादन में। मध्य प्रदेश में बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला जो पहला संयंत्र है ये कसाई गांव करके जगह है। यहाँ पे पेड़ों के सूखे पत्ते, टहनियां, कचरा जो बायोमास है उससे बिजली बनाने का मध्य प्रदेश का पहला संयंत्र लगाया गया था, कसाई गांव। और कसाई गांव आता है कहाँ पे, किस जिले में आता है? ये बैतूल में आता है, बैतूल जिले में आता है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है, बैतूल दिया हुआ है तो बैतूल भी आप टिक कीजिएगा। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित मध्य प्रदेश का जो पहला हवाई अड्डा है ये इंदौर का है, देवी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल स्थापित क्षमता में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का कितना मेगावाट पहुंच गया? ये पूछा हमसे नवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा। रिन्यूएबल जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है इसका योगदान पूछा है हमसे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सोलर, विंड और बायोमास ये होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा, इनको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर, सौर, पवन और बायोमास, इनमें तेजी से वृद्धि हो रही है और इनकी जो स्थापित क्षमता है ये 9500 मेगावाट से भी ज्यादा हो चुकी है, लगभग 9500 मेगावाट। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? खनिज विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में एमपी स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, 19 जनवरी 1962 को की गई थी। और जो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम है इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। देश में तांबा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? कॉपर के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है। मलाज खंड का पूछ लिया जाता है कई बार, मलाज खंड, कॉपर बेल्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट के प्रचुर भंडार के कारण जाना जाता है? ग्रेफाइट के प्रचुर भंडार देश में फेमस है, ये बैतूल जिला। ग्रेफाइट के यहाँ पे काफी प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। बरवेली खदान जो एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट में है ये बरवेली खदान। एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मैग्नीज खदान है, भूमिगत मैग्नीज खदान है, बालाघाट जिले में है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान बरवेली खदान बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश में एकमात्र हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? पन्ना जिला पूरे देश और मध्य प्रदेश में डायमंड के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की एक खदान है जो एकमात्र एक्टिव हीरा खदान है, मझगवां खदान। कई बार पूछा जाता है मझगवां खदान किसके लिए फेमस है, तो डायमंड हीरा के लिए फेमस है और ये पन्ना जिले में है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे? मध्य प्रदेश का मलाज खंड ये कॉपर ओर के लिए, कॉपर अयस्क के लिए फेमस है और पूरे भारत में विख्यात है। ये मलाज खंड क्षेत्र, बालाघाट जिला, कॉपर, और कॉपर में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। अभी नवीनतम 2025-26 के संदर्भों के अनुसार देश में कुल हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? हीरा उत्पादन में, जो कि अभी पढ़ा हमने पन्ना जिले से होता है,
इसलिए देश के कुल उत्पादन में इसका योगदान लगभग 100% है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो हीरे का उत्पादन होना और एक हीरे के जो भंडार हैं उनकी बात होना। उत्पादन का पूछा जाए तो लगभग 100% मध्य प्रदेश में होता है, पन्ना जिले में। लेकिन भंडारण की बात की जाए, उसको भंडार करने की, तो मध्य प्रदेश में लगभग 90% भंडारण का लगभग 90% से के आसपास मध्य प्रदेश में होता है। जबकि हीरे के जो भंडार हैं वो मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी हीरे के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन वहां पे जो इसका एक कमर्शियल प्रोडक्शन होता है हीरे का, वो फैसिलिटी नहीं है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बाकी भंडार की कैपेसिटी वहां पे है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। एक स्क्वायर किलोमीटर में 236 लोग रहते हैं। अब ये बदल जाएगा आगे जो डेटा आएगा उसमें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? साक्षरता दर, मैक्सिमम लिटरेसी रेट का पूछा है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर है, इसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है 81.1%, और ये प्रैक्टिस टेस्ट में ऑलरेडी करवाया जा चुका है। इसके बाद इंदौर दूसरे नंबर पे आता है। इंदौर लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? देखिए, जनगणना के अकॉर्डिंग जो लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का 931 है पर 1000 मेल, 931 फीमेल। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे कम साक्षर जिला है वो अलीराजपुर है। बल्कि न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। लगभग 36.1% यहाँ का लिटरेसी रेट है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? 2000 दशकीय वृद्धि दर पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बताना होगा 2001 से और 2011 के बीच में कितनी इसमें ग्रोथ हुई है। 2001 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इंदौर जिले में जनसंख्या वृद्धि में लगभग 32.9% की इन 10 सालों में इंदौर में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में किस जिले का है? तो ये भिंड जिला है। भिंड, यहां का जो सेक्स रेशियो है 837 है। मध्य प्रदेश में रेलवे का एकमात्र रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां स्थित है? ये बुधनी में है। बुधनी में रेलवे के कंक्रीट स्लीपर बनाने का कारखाना है और बुधनी आता है सीहोर जिले में। बुधनी तहसील सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये इटारसी रेलवे स्टेशन है, जो नर्मदापुरम जिले में आता है। इटारसी नर्मदापुरम जिले में। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा प्रस्तावित या निर्मित है जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पहला, तो ये चंबल डिवीजन के जो पिछड़े एरियाज हैं इनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, चंबल प्रोग्रेस वे। और चंबल प्रोग्रेस वे है, इसका आपको अगर चंबल प्रोग्रेस वे नाम नहीं मिले तो अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही है। चंबल प्रोग्रेस वे को अटल प्रगति पथ भी कहते हैं। चंबल डिवीजन में पहला ग्रीनफील्ड है मध्य प्रदेश का एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में NH3, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। NH3 ये पुराना नाम है, अब इसका जो नया नाम हो चुका है
वो नेशनल हाईवे 46, 44 ये हो चुका है। 46 और NH 44 के हिस्से के रूप में जाना जाता है अब इसको। ये जो आगरा बॉम्बे हाईवे है वो है NH 3, आगरा बॉम्बे हाईवे, जो अब इसकी नई नंबरिंग सिस्टम है NH 46 और NH 44 के हिस्से के रूप में जाना जाता है इसको। और इसका जो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भी है। मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का जो पहला है ये इंदौर बना है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, यहां से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया था? पहला मेगा फूड पार्क है इंडस मेगा फूड पार्क, ये कसरावद में स्थापित किया गया था। कसरावद ये खरगोन जिले में है। कसरावद यहाँ पे स्थापित किया गया था और ये प्राइवेट है, निजी है, निजी क्षेत्र ने के द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो एक होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस तरह के डेवलप करती है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र ये एक प्रमुख केंद्र है और ड्राई पोर्ट के रूप में जाना जाता है इसको। भिंड जिले में है ये मालनपुर, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, मालनपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र भिंड जिले में है ये। मध्य प्रदेश के किस शहर को स्पोर्ट्स हब और औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं? स्पोर्ट्स हब भी कहते हैं और औद्योगिक कैपिटल भी कहा जाता है इसको। ये इंदौर है। यहाँ पे कई एग्रो और फूड प्रोसेसिंग फल फूल रहे हैं अभी रिसेंटली। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में यह एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश नवीनतम कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति कब घोषित की गई थी? ये नई कब घोषित की गई थी ये पूछा है हमसे। तो ये अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 में घोषित की गई है। फरवरी 2025 में इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 का हिस्सा है और औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, और इसको 24 फरवरी 2025 से इसको प्रभावी माना गया है। 24 फरवरी 2025 से। और ये कब तक के लिए लागू की है? 2030 तक के लिए। राज्य में GDP का जो उद्योग का योगदान है इंडस्ट्रीज का, उसको लगभग 6 लाख करोड़ रुपए करना है और 20 लाख नए रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से नई नीति लाई गई है। शुरुआत हुई थी, ये जो पॉलिसी है ये 2012 में लाई गई थी, फिर इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 2016 में। तो इसमें 2016 में कृषि विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 लागू की गई थी और फिर बाद में अभी ये 2025 में नई तरीके से लाई गई है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक चीनी शुगर मिलें स्थित है? कौन सा डिवीजन है जिसमें सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं? गन्ने का जहां ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे होंगी, और गन्ने का ज्यादा उत्पादन, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां ये मालवा क्षेत्र में है, उज्जैन डिवीजन। मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन दस्तावेज में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए किस जिले को विशेष संकुल के रूप में उभारा जा रहा है? ये जो विजन है मध्य प्रदेश 2047, इसके तहत जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें कौन सा जिला है जहां पे क्लस्टर बनाए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की एक नई रणनीति है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जिला 1 उत्पाद। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे खरगोन में मिर्ची क्लस्टर के लिए रूप में, बुरहानपुर में ये केला क्लस्टर, मुरैना सरसों या खाद्य क्लस्टर ये डेवलप किए जा रहे हैं। खरगोन, बुरहानपुर, मुरैना में। तो ये साथ में ध्यान भी रखना, ये मिर्ची क्लस्टर खरगोन, केला क्लस्टर बुरहानपुर, सरसों या खाद्य तेल क्लस्टर मुरैना। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी में।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम उसको एड्रेस कर लेंगे। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए साथ में। नमस्कार।